क्लास 12th में बिजनेस स्टडी फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा प्रबंध की प्रकृति और महत्व। उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा प्रबंध के कार्य, जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, फिर अभिप्रेरणा और नियंत्रण, ऐसे हमने उसके प्रबंध के कार्यों के बारे में हमने देखा था। अब हमारे पास थर्ड चैप्टर आया है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध क्या है, तो इसके बारे में हमने देख लिया था कि प्रबंध यह बताता है कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। प्रबंध क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है, तो उसके कार्यों के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रबंध कौन कौन से कार्य करता है, उसके प्रमुख कार्य, सहायक कार्यों के बारे में पढ़ लिया। आज हम थर्ड चैप्टर उसका शुरू कर रहे हैं कि प्रबंध के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रबंध की पॉलिसी क्या है, प्रबंध के पीछे कौन खड़ा है, प्रबंध जो भी कार्य कर रहा है, नियोजन कर रहा है, संगठन कर रहा है, नियुक्तिकरण कर रहा है, तो उसके पीछे जो थिंक है, उसकी जो सोच है वो क्या है, ये होता है सिद्धांत। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति सिद्धांतवादी है, ऐसा हम किसी किसी के बारे में हम विचार व्यक्त करते हैं कि वो तो सिद्धांतवादी है। इसका मतलब कि वो कुछ विचारों के ऊपर चल रहा है, एक विचारधारा के पीछे चल रहा है, मतलब उसके जीवन में एक विचारधारा है और उसी पर वो जीवन यापन करता है। तो यहाँ पर प्रबंध जो कार्य हो रहा है, प्रबंध के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं, तो उसके पीछे एक विचार, एक अनुभव है, अनुभवों की एक श्रृंखला है, और उन्हें हम क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहते हैं। कुछ नियमों का पालन करके वो प्रबंध कार्य करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में यदि हम देखें कि प्रबंध सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो सिद्धांत वह आधारभूत सत्य है। प्रबंध क्या है और जो सिद्धांत क्या है, एक आधारभूत सत्य। आधारभूत मतलब जो जमीनी, जिसको हम बोलते हैं आधारभूत कार्य जिसको बोलते हैं, कि आधारभूत सत्य है जो किसी परिस्थिति के अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण एवं परिणाम संबंधों की व्याख्या करता है। जो किसी परिस्थिति के अंतर्गत दो या दो से अधिक चर मतलब दो परिस्थितियों के बीच में कारण और परिणाम के संबंधों की व्याख्या करता है। कोई सी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में दो चर के बीच में, दो कार्यों के बीच में कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करता है। सभी सामाजिक विज्ञानों के कुछ सिद्धांत होते हैं। जितने भी सामाजिक विज्ञान है उसके कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं। प्रबंध भी क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इसके भी कुछ निश्चित सिद्धांत है जो इसका मार्गदर्शन करते हैं तथा उन सिद्धांतों को प्रबंधक अपने उपक्रम में लागू करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ गया कि जो सिद्धांत हैं वो कौन होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। मार्गदर्शक वह प्रबंधकों के मार्गदर्शन करते हैं। प्रबंधक जो भी कार्य करता है तो वह सिद्धांतों को सोच समझकर, सिद्धांतों का नॉलेज होने पर ही वो कोई सा काम करता है। तो जो सिद्धांत है वो कौन है, वो मार्गदर्शक है। अब देखिए उस आधार पर हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि पुंटज और डोनेल ने क्या परिभाषा दी है। प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य है। सामान्य रूप से जिन लोगों ने मान्य कर लिया है, एक मान्यता बन गई है। समाज में कई बातें ऐसी होती है जो एक मान्यता का रूप ले लेती है। तो जो पीछे से जो चला आया है वो यदि सत्य है तो वो एक आधारभूत सत्य बन जाता है। और आधारभूत सत्य किसके आधार पर बन जाता है, सामान्य मान्यता के आधार पर बन जाता है। कि जो सामान्य रूप से जो जनता जिसे एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, वो आधारभूत सत्य बन जाता है। जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी की उपयोगिता रखते हैं। प्रबंध जो भी कार्य कर रहा है, भविष्य में वो जो भी काम करने वाला है, उसके जो भी परिणाम निकलने वाले हैं, उसकी उपयोगिता रखते हैं। तो इस प्रकार से पुंटज और डोनेल ने बहुत एक अच्छी गहरी परिभाषा दी है कि प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी की उपयोगिता रखते हैं। प्रबंधकीय कार्य जो भी होते हैं वो किसके लिए होते हैं, भविष्य के लिए होते हैं।
कि प्रबंध जो भी काम करता है, नियोजन, सबसे पहला ही काम प्रबंध का नियोजन मतलब प्लानिंग करना। और प्लानिंग किसकी होती है? भविष्य में होने वाले कार्य की प्लानिंग होती है। तो प्रबंधकीय कार्यों के परिणामों की, प्रबंध के कार्य के परिणाम, तो प्रबंध जो काम करने वाला है वो तो फ्यूचर में होने वाला है, और जो फ्यूचर में काम होने वाला है उसका परिणाम भी फ्यूचर में आने वाला है। तो प्रबंधकीय कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी की उपयोगिता रखते हैं कौन? प्रबंध के सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जो प्रबंधक जो भी काम करने वाला है वो सिद्धांतों के मार्गदर्शन पे काम करने वाला है। सिद्धांत जो बोलेंगे उस अनुरूप ही वो काम करने वाला है। जॉर्ज टेरी ने क्या परिभाषा दी है? सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। सिद्धांत वह सत्य है जो विचार और कार्य का मार्गदर्शन करता है। कार्य का कि किस प्रकार से करना है उसका मार्गदर्शन करता है, और विचारों का भी मार्गदर्शन करता है, वो होते हैं सिद्धांत। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत का आशय किस प्रकार से लिख सकते हैं? आधारभूत सत्य के वक्तव्य होते हैं जो प्रबंधकीय निर्णयों एवं क्रियाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य होते हैं जो प्रबंधकीय निर्णयों एवं क्रियाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो हम ये दो बातें केवल याद रख लेंगे तो हम उसका आशय याद कर लेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत से क्या आशय है। तो प्रबंध के सिद्धांत वह आधारभूत सत्य है जो प्रबंध की क्रियाओं और निर्णयों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और भी सरल शब्दों में प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के लिए मार्गदर्शिका का काम करते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो हम उसका आशय परिभाषा हम समझ गए होंगे कि प्रबंध के सिद्धांत से क्या आशय। कई बार वे सिद्धांत समझने, सिद्धांत शब्द सुनने के बाद ही हमें टेंशन आ जाता है। सिद्धांत आया मतलब आज की जो जनरेशन है उसके लिए सिद्धांत मतलब उसके सिर के ऊपर हमने बहुत बड़ा वजन रख दिया हो, उसको ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में सिद्धांत मतलब जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो एक परंपरा से जो मान्यता के रूप में स्वीकार किया गया है, वो होता है सिद्धांत। सिद्धांत कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने जो उनके अनुभवों से हमारे लिए क्रिएट किए हैं वही सिद्धांत होते हैं, वही मान्यताएं होती है, और वो अनुभव आधारित होती है। आज हम किसी बड़े व्यक्ति की जो बात है, हीरो है या कोई एक्टर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो उसका अनुसरण करते हैं, जबकि हमारे घर में जो बुजुर्ग है उसकी जो बातें हैं वो व्यवहारिक होती है, उसने अपने जीवन जिया हुआ है उस बात पर। उन बातों को हम हल्के में लेते हैं, उनको हम मान्य नहीं करते। जबकि समाज में जो मान्यताएं बनती है वो ये अनुभवों के आधार पर ही बनती है। तो सिद्धांत एक बहुत प्रबंध के सिद्धांत ये प्रबंध के मार्गदर्शक होते हैं, ये सार उसका बताया है। अब प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या होती है, कि वो किस टाइप के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। तो पहला है सार्वभौमिकता, कि प्रबंध के सिद्धांत केवल प्रबंध में ही कार्य नहीं लागू होते हैं। वो सरकारी संगठन, उनका कहाँ का उपयोग किया जा सकता है? सरकारी संगठन में, अस्पताल में, क्लब में, किसी राजनीतिक दल की कार्यवाही के प्रशासन में। ये प्रबंध आज कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई सा फील्ड नहीं है जहाँ प्रबंध नहीं हो, और हर एक जगह प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। इसलिए प्रबंध का नेचर कैसा है? सार्वभौमिक है। दूसरा है प्रबंध का नेचर लोचता। लोचता मीन्स लचीलापन। ये प्रबंध किस पर लागू होता है? मानवीय क्रियाओं पर लागू किया जाता है, और मानवीय क्रियाएं मतलब मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रिया। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। अब जब मनुष्य ही बदलेगा तो प्रबंध की जो क्रियाएं हैं, प्रबंध के सिद्धांत है, उनमें भी समय के अनुसार उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। समय, परिस्थिति, काल के अनुसार उनमें लचीलापन लाया गया है। तीसरा उसका नेचर कैसा है? विकासात्मक। प्रबंध का सिद्धांत कैसे होते हैं? विकासात्मक। प्रबंध के सिद्धांत पर्याप्त अनुभव और गणनात्मक तथ्यों के आधार पर विकसित किए गए हैं। पूरी तरह से जिन लोगों ने अनुभव किया है उनके अनुभव के आधार पर और गणनात्मक रूप से उसकी काउंटिंग करके ही इन्हें बनाया गया। वास्तव में यह सिद्धांत प्रबंध शास्त्रियों के अनुभव व अवलोकन के आधार पर प्रतिपादित हुए हैं। जो प्रबंध शास्त्री है, आगे हम पढ़ने वाले कुछ प्रबंध शास्त्रियों के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं,
उनके अनुभव और अवलोकन के आधार पर हमें सिद्धांत मिलते हैं। तो इसलिए ये जो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो कैसे है, विकासात्मक है। चौथा है सापेक्षिकता। प्रबंध के सिद्धांत की चौथा प्रकृति क्या है, सापेक्षिक। प्रबंध के सिद्धांत सापेक्षिक है, मतलब अब देखिए यहाँ पर एक विज्ञान का उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से साइंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को मिलाने से पानी बनता है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाने पर पानी बन जाता है। अब यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के अनुपात को 2 गुना कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा, तो पानी जो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से पानी बन रहा है। अब इस मात्रा को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसा पानी ज्यादा बनता जाएगा, लेकिन यहाँ पर यही हम प्रबंध में लागू नहीं कर सकते, परंतु प्रबंध में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उचित मजदूरी का सिद्धांत, मजदूरों को उचित मजदूरी मिलना चाहिए। व्यावसायिक उपक्रम की भुगतान क्षमता, व्यावसायिक उपक्रम जो है वो किस पर मजदूरों को उचित मजदूरी कैसे देगा, उसकी भुगतान क्षमता भी तो होना चाहिए। तो मजदूरों को बोल दे कि इतनी मजदूरी दी जाए, तो उतनी मजदूरी कैसे देगा यदि उसके पास भुगतान कर की क्षमता ही नहीं होगी। तो मजदूरों को उचित मजदूरी का सिद्धांत व्यावसायिक उपक्रम की भुगतान क्षमता तथा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादक कार्य द्वारा मजदूरी निर्धारण को बताता है। कर्मचारियों के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य के आधार पर ही और उसकी भुगतान क्षमता के आधार पर ही उचित मजदूरी लागू होती है, न कि विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कि उसको डबल जैसा किया जाएगा तो वो लागू होगा। क्योंकि हर एक उपक्रम की भुगतान क्षमता कैसी होती है, अलग अलग होती है। कर्मचारियों की उत्पादकता, उसकी भुगतान क्षमता अलग अलग होती है, और इसीलिए तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग मजदूरी लागू होती है। वे किसी कंपनी में अधिक मजदूरी मिलती है, किसी कंपनी में कम मजदूरी मिलती है। हर एक जगह पर, हर एक फैक्ट्री में, कंपनी में, व्यवसाय में मजदूरी की दर अलग अलग होती है, वहाँ कोई फिक्स रेट नहीं होता है। जैसे विज्ञान में फिक्स है कि यदि मात्रा को उसको यदि उनकी जो रेशो है उसको यदि डबल कर दिया जाएगा तो वो डबल होगा, ऐसा हम यहाँ पर हर एक जगह उसको लागू नहीं कर सकते। हर एक फर्म की भुगतान क्षमता अलग होती है, उत्पादन क्षमता अलग होती है, उसी अनुसार उनकी मजदूरी दर निर्धारित होती है। तो ये चौथा गुण हो गया, चौथी प्रकृति हो गई सापेक्षिकता। पांचवा है मानवीय व्यवहार द्वारा प्रभावित। ये प्रबंध के सिद्धांत मानव पर लागू होते हैं, मनुष्य बदलता रहता है, इसलिए मानवीय व्यवहार के द्वारा वो प्रभावित होता है। सावधानी पूर्वक उपयोग। प्रबंध के सिद्धांत किस पर उपयोग किए जाते हैं, मानव के ऊपर, और मानव एक संवेदनशील प्राणी होता है, सेंसिटिव मन वाला व्यक्ति होता है, और इसलिए उसके ऊपर इन सिद्धांतों का जो प्रयोग है बहुत ही सावधानी से करना होता है, नहीं तो जो हम चाह रहे हैं वो परिणाम हमें नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये उसके सिद्धांतों की क्या हमने देखी, प्रकृति देखी। आगे हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है, कि एक व्यापार में प्रबंध का क्या महत्व है, उसके सिद्धांतों का क्या महत्व है, या प्रबंध के लिए सिद्धांतों का क्या महत्व है। यहाँ पर हम सिद्धांतों के बारे में पढ़े कि सिद्धांतों का प्रबंध के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहला कि प्रबंध की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। जो सिद्धांत हैं प्रबंध के, उन सिद्धांतों का यदि नॉलेज होगा तो हम प्रबंध को समझ सकते हैं कि प्रबंध क्या है। यदि इन सिद्धांतों को हम समझ गए तो प्रबंध किसके अनुरूप कार्य कर रहा है, सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो यदि हम सिद्धांतों को ही समझ गए तो प्रबंध की प्रकृति को आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा इसका महत्व क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि। यदि हमें सिद्धांतों का ज्ञान है, प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान है, तो जो प्रबंधक है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कैसे, क्योंकि वह कर्मचारियों की कर्मचारियों की जो समस्याओं का समाधान अधिक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विधियों से करने में सक्षम हो जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों के ज्ञान होने से वो प्रबंध के कार्यों को आसानी से व्यवस्थित तरीके से करता है, और इस कारण से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। किसी भी कार्य को यदि व्यवस्थित किया जाएगा तो वह आसानी से होता है और तुरंत हो जाता है, समय और श्रम दोनों की बचत होती है, और जो कार्य का जो परिणाम है वो बेस्ट आता है। तो प्रबंध सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है, इससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
अगला महत्व है इसका स्वस्थ मानवीय संबंध। प्रबंध के सिद्धांतों के अनुरूप चलने के कारण प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में जो मानवीय संबंध है वो स्वस्थ रहते हैं, उनमें खिंचाव नहीं आता है। प्रबंध के अंतर्गत मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। वो मनुष्य है, वो मशीन नहीं है, इसलिए उसके साथ मानवीय व्यवहार ही होना चाहिए। वास्तव में प्रबंध के अध्ययन का केंद्र बिंदु ही मानव है। भाई कोई भी वस्तु कौन बनाता है? मानव बनाता है, मशीन नहीं बनाती। मशीन बनाती है लेकिन मशीन को चलाने वाला कौन है? मानव है। और वस्तु किसके लिए बनाई जा रही है? मनुष्य के लिए बनाई जा रही है। तो प्रबंध के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। और प्रबंध में मानवीय संबंधों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया और इसीलिए स्वस्थ मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। शोध एवं विकास। प्रबंध एक विज्ञान भी है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। तो प्रबंध एक विज्ञान भी है और उसमें निरंतर समय अनुसार शोध और विकास होता रहता है। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति। तो प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है, तो उसके सिद्धांत भी सामाजिक है। वो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही जो भी काम होता है वो होता है। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांत मालिक और श्रमिकों के मध्य सहयोग और समन्वय की भावना का विकास करते हैं। मालिक और श्रमिक, मालिक पूंजी लगाने वाला और श्रमिक काम करने वाला, इन दोनों के बीच में सहयोग और समन्वय यदि नहीं होगा तो जो हमने परिणाम सोचे हैं वो परिणाम, वो उद्देश्य जो हमने सोचे हैं उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि करते हैं। तो समाज का उद्देश्य कैसा पूरा होगा? समाज को क्या चाहिए? अच्छी किस्म की वस्तु चाहिए और सस्ते दर पर वस्तु चाहिए। समाज को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। समाज को क्या चाहिए? जीवन स्तर अच्छा चाहिए। और ये सभी कैसे होगा? प्रबंध से होगा। तो प्रबंध ये कब कर पाएगा? जब प्रबंध के सिद्धांतों के अनुरूप काम करेगा तो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है प्रबंध के सिद्धांतों के कारण। फिर है प्रबंध प्रशिक्षण। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के उस वर्तमान एवं भावी परिवेश की पहचान कराते हैं जिसमें प्रबंधकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। ये जो बातें थी ये सभी क्या है? प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व है प्रबंध के लिए, व्यापार के लिए। कि प्रबंध के महत्व, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व कौन कौन सा हो गया? कि सबसे पहला तो प्रबंध की प्रकृति को समझने में आसानी होती है सिद्धांत के कारण। सिद्धांतों के कारण कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा, सिद्धांतों के कारण ही स्वस्थ मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। चौथा, शोध और विकास में मदद मिलती है, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो ये सभी, और प्रबंध एक प्रशिक्षण काम करता है। प्रबंध के सिद्धांत ट्रेनिंग देते रहते हैं, मतलब जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना, मतलब वो एक प्रशिक्षण देने का काम करता है। तो ये क्या था? उसके महत्व हमने पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे आगे कि जो प्रबंध शास्त्रीय है, प्रबंध जो शास्त्रीय है वो उन्होंने प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। अभी हमने उन सिद्धांतों का परिचय किया कि सिद्धांत किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो जैसे कोई सी फिल्म में हीरो के आने के पहले ही उसके बारे में बहुत वर्णन किया जाता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसके बारे में गुणों का वर्णन करते हैं, तो एक उसके प्रति एक आकर्षण बढ़ जाता है कि कैसा होगा कैसा होगा। फिर उसकी एंट्री होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रबंध के सिद्धांत है उनके बारे में हमने जान लिया कि उसका आशय देख लिया, परिभाषा देख ली, उसकी प्रकृति देख ली, उसका महत्व देख लिया। अब हमें एक जिज्ञासा है कि प्रबंध के सिद्धांत आखिर है क्या? तो कुछ प्रबंध शास्त्री हैं, हेनरी फ्योल और F.W. टेलर। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में ये खुद प्रबंधक रहे हैं और अपने अनुभवों के द्वारा इन्होंने कुछ सिद्धांतों को बनाया है, सिद्धांत बनाए हैं, और वही सिद्धांत हम हमारे कोर्स में पढ़ने वाले हैं कि फ्योल के सिद्धांत है और टेलर के सिद्धांत है। ये दोनों के सिद्धांत हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये हम कल देखेंगे। ठीक है।